इस मैप को देखें। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी बड़े शहर में रहते होंगे। कोई अहमदाबाद में होगा, कोई जयपुर में होगा, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता या रायपुर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में देश की एक बड़ी आबादी रहती है ना। लेकिन अगर आपके शहर पर न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम गिरेगा तो आप क्या करेंगे? क्या आपने इसके लिए कोई तैयारी कर रखी है? अगर आपने तैयारी कर रखी है तो नीचे कमेंट करके बताएं। बाकी अभी दुनिया में जो माहौल है उसे देखकर ऐसा लग ही रहा है कि बहुत जल्द दुनिया एक बार फिर से परमाणु धमाके देखेगी, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है जिसमें रूस के पास हजारों परमाणु बम है। इजराइल और मिडिल ईस्ट भी युद्ध में डूबे हुए हैं और इजराइल भी परमाणु संपन्न देश है। फिर अमेरिका चीन को कमजोर करने में लगा है, तो वहां पर भी माहौल गर्म हो सकता है। और बाकी था तो इसमें अब हमारा भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, जो दोनों देश परमाणु ताकत है। और पाकिस्तान के बारे में कुछ कह नहीं सकते, उनकी सेना देश को चलाती है, तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अगर हमारे शहर पर परमाणु हमला होगा तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार तो काफी है, लेकिन परमाणु हमले में बचने के लिए शेल्टर बहुत कम है। इस बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि परमाणु बम धमाके के बाद जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भारत के किन शहरों पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है, परमाणु धमाके का प्रभाव कितना हो सकता है और कितने किलोमीटर तक में क्या कुछ हो सकता है, फिर इसके रेडिएशन और इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचे और धमाके के तुरंत बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बस देश के लोगों में जागरूकता फैलाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई परमाणु धमाका होता है तो आपको उसमें कैसे सरवाइव करना है उसकी जानकारी देना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परमाणु युद्ध की स्थिति में हमारा भारत कहाँ पर खड़ा है। तो अभी तक यानी 2025 तक में भारत के पास करीब 172 जितने परमाणु हथियार है, जो हथियार अग्निवीर, पृथ्वी और धनुष जैसी मिसाइलों के जरिए छोड़े जा सकते हैं, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे मित्र देश रूस के पास लगभग 5500 परमाणु हथियार है। अमेरिका के पास भी लगभग 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार है और चीन के पास करीब 600 जितने परमाणु हथियार है। तो इनके सामने भारत का परमाणु जखीरा काफी छोटा है और ऊपर से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास आटा और रोटी नहीं है, लेकिन इनके पास भी करीब 170 जितने परमाणु हथियार है, जो भारत के लिए सीधा खतरा है। क्योंकि भारत के लिए परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा खतरा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से ही है और हमारे कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर तनाव बहुत पुराना है और अभी 2025 में यह तनाव और बढ़ चुका है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद काफी कुछ बदल चुका है और अभी का माहौल काफी कुछ बयान करता है। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर खासकर पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध बना हुआ है। इसके अलावा शुरुआत में हमने जाना कि वैश्विक स्तर पर भी माहौल काफी गर्म है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, अमेरिका और चीन के बीच तनाव और मध्य पूर्व में अस्थिरता। तो इन सब के बीच एक छोटी सी गलती यानी एक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकता है। ऐसे में मान ले कि पाकिस्तान भारत के जम्मू के आसपास किसी भारतीय सैन्य ठिकाने पर 1 या 2 किलोटन का छोटा सा न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे, जिसमें भारत का सैन्य ठिकाना तबाह हो जाए और हमारे सैकड़ों सैनिक शहीद हो जाए, तो उसके बाद भारत और हमारे सहयोगी देश जैसे रूस और जापान जवाबी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर देंगे। तो सामने पाकिस्तान और चीन भी अपने सभी हथियार तैनात करके रखेंगे, जिससे
देश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में हड़कंप मच जाएगा। लोग राशन, पानी और पेट्रोल जमा करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग फॉल आउट शेल्टर की तलाश में निकल पड़ेंगे। लेकिन भारत में ऐसे शेल्टर भी बहुत कम है। तो सवाल ये है कि ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक 10 किलो टन के परमाणु बम के राजधानी दिल्ली में फटने के प्रभाव को समझते हैं। जो बम 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बम जितना ही ताकतवर है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का मैप है जिसमें यहाँ पर कनॉट प्लेस है। तो मान लो ये 10 किलो का बम यहाँ पर गिरा है, तो यहाँ विस्फोट के केंद्र में 30 मीटर के एरिया में तापमान 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होगा। इस कारण यहाँ पर मौजूद लोग, इमारतें, गाड़ियां, पेड़, सब कुछ पल भर में राख हो जाएगा और दीवारों और जमीन पर सिर्फ उनकी परछाई रह जाएगी, जैसे हिरोशिमा में हुआ था। यह उस घटना की ओरिजिनल तस्वीर है। यहाँ पर जो इंसान खड़ा था वो पल भर में राख हो गया और यहाँ पर सिर्फ उनकी परछाई रह गई थी। ऐसे में केंद्र के 30 मीटर के दायरे में दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होगा, सब कुछ राख हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें दिल्ली का जैसे इंडिया गेट, संसद भवन और चांदनी चौक आता है, वहां पर शॉक वेव इतनी ताकतवर होगी कि 1 किलोमीटर के एरिया में मौजूद सभी कांच की इमारतें, दुकानें और ऐतिहासिक इमारतें पल भर में ढह जाएगी, जिसमें आग की लपटें अनियंत्रित होगी। ऊपर से आग और गर्मी की जलन के कारण इस दायरे में जीवित रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि दिल्ली में पहले 1 किलोमीटर के दायरे में लाखों लोग तुरंत मारे जाएंगे। फिर परमाणु धमाके के केंद्र से 5 किलोमीटर तक के दायरे में, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, करोल बाग और हौज खास आता है, वहां पर भी इस धमाके की शॉक वेव जानलेवा होगी, क्योंकि इस एरिया में भी ज्यादातर इमारतें ढह जाएगी। बिजली के तार, गैस पाइपलाइन और पानी की लाइटें टूट जाएगी और कुछ देर में धमाके की आग पूरे इलाके को निगल लेगी, जिससे बहुत सारे लोग मलबे में फंस सकते हैं और तीव्र गर्मी से उनकी त्वचा जल जाएगी, जैसे हिरोशिमा के लोगों के साथ हुआ था वैसे ही। लेकिन इस 5 किलोमीटर के दायरे में जो लोग मजबूत इमारतों के अंदर छुप जाएंगे, वे लोग शायद बचे रह जाएंगे, लेकिन कुछ देर तक, क्योंकि उनकी असली जंग अभी कुछ देर बाद शुरू होगी। फिर इसके 10 किलोमीटर तक के दायरे की बात करें, जिसमें साउथ दिल्ली, नेहरू प्लेस और द्वारका आता है, वहां तक इस धमाके की शॉक वेव थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन बिल्डिंगों की खिड़कियां टूट जाएगी और हल्की इमारतें जैसे झुग्गी झोपड़ियां और पुराने मकान क्षतिग्रस्त जरूर होंगे। इसके अलावा इस दायरे में गर्मी की जलन का जोखिम तो रहेगा, लेकिन इस दूरी पर जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, पर अगले कुछ मिनटों के लिए ही, क्योंकि अब रेडिएशन फॉल आउट का खतरा शुरू होगा। फिर इसके 20 किलोमीटर तक के दायरे की बात करें, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, साउथ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आते हैं, वहां तक धमाके की शॉक वेव काफी कमजोर हो जाएगी। हाँ, कुछ इमारतों को हल्का नुकसान जरूर होगा और इनकी खिड़कियां भी टूट सकती है और कुछ जगहों पर गर्मी से छोटी मोटी आग भी लग सकती है, पर इस दूरी पर जीवित रहना मुमकिन है। लेकिन हमें तुरंत शेल्टर खोजना होगा, क्योंकि कुछ देर बाद रेडिएशन फॉलआउट की जहरीली धूल हवा में फैलनी शुरू हो जाएगी। असल में परमाणु बम विस्फोट के बाद सबसे बड़ा खतरा है रेडियोथर्मी फॉलआउट का, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में जहरीले कण मौजूद होते हैं, जो विस्फोट के बाद हवा में उड़ने शुरू होते हैं और धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं। ऐसे में ये कण हमारे शरीर में सांसों के जरिए अंदर चले जाते हैं और हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमें रेडिएशन सिकनेस जैसे कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती है। और भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में, जहां दिल्ली में ही लाखों लोग एक छोटे से इलाके में रहते हो, वहां रेडिएशन फॉलआउट करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो परमाणु धमाके के बाद इसका प्रभाव कुछ ऐसा होगा। ये सारी जानकारी हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जो हुआ था उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे लिए सबसे जरूरी जो है
वो है परमाणु विस्फोट के तुरंत बाद क्या करें। तो अगर आप उस शहर में हैं जहां पर परमाणु धमाका हुआ है तो हमारा पहला मकसद है जिंदा रहना। और हमें यह पता है कि इसके लिए हमारे भारत में संसाधन और ढांचा सीमित है। बावजूद इसके कुछ आसान कदम हमारी जान बचा सकते हैं। तो अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर आपके शहर में परमाणु विस्फोट हो तो विस्फोट के बाद हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट होंगे रेडिएशन फॉलआउट से बचने के लिए। ऐसे में हमें सबसे पहले किसी मजबूत इमारत में घुसना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत में ज्यादातर घरों में बेसमेंट नहीं होते। ऐसे में अगर आसपास में कोई मजबूत बिल्डिंग नहीं है तो हमें अपने घर के सबसे अंदरूनी हिस्से में छुपना पड़ेगा, जैसे स्टोर रूम, बाथरूम या कोई ऐसा कमरा जिसमें एक भी खिड़की ना हो, क्योंकि शॉक वेव में खिड़की टूटने की पूरी संभावना है। इस कारण किसी बंद जगह में छुपना बहुत जरूरी है। और अगर आप घर पर नहीं है और कहीं बाहर है तो जल्दी से नजदीकी मॉल, स्कूल, मेट्रो स्टेशन या कोई सरकारी इमारत में छुप जाए। सड़क पर बिल्कुल मत रुके, क्योंकि रेडिएशन फॉलआउट की धूल जल्दी ही हवा में फैल जाएगी। फिर धमाके के तुरंत बाद अगर आप उस जगह के आसपास है तो हमारे कपड़े और हमारी स्किन पर रेडियोथर्मिक कण चिपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें तुरंत हटाएं, और अगर पानी है तो गीले कपड़े से अपनी स्किन और बाल साफ करें। और ये सब बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। कुल मिलाकर धमाके के बाद पहले 48 घंटे सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस समय में फॉलआउट का रेडिएशन लेवल सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अपने घर को पूरी तरह सील कर दे, जैसे खिड़की और दरवाजे जहां से हवा आने की संभावना है उन सभी जगहों को मोटे कपड़े या प्लास्टिक से बंद करना जरूरी है। वैसे ऐसे हालात में बिजली तो होगी नहीं, इस कारण हमारे भारत जैसे देश में गर्मी की वजह से यह सब आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसे हालातों में बाहर की जहरीली हवा को अंदर आने से रोकना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी ओर विस्फोट के बाद बिजली, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाएंगे। ऐसे में एक बैटरी वाला रेडियो या एक क्रैक रेडियो हमारे घर में होना जरूरी है, क्योंकि भारत में आकाशवाणी और डीडी नेशनल जैसे सरकारी चैनल जब आपातकालीन प्रचारण करेंगे तो रेडियो के जरिए ही यह हम तक पहुंच पाएगा। इसके अलावा जब युद्ध फैलना शुरू हो जाए तो हमें इससे पहले ही कुछ तैयारियां भी करके रखनी चाहिए, जैसे आपातकालीन किट। वैसे भारत में ज्यादातर घरों में कुछ बेसिक चीजें मिल ही जाती है। बावजूद इसके हमें इसके लिए एक आपातकालीन किट तैयार रखनी चाहिए। उस किट में हेलमेट या मोटा कपड़ा होना चाहिए, ताकि मलबे और टूटे कांच से हम अपना सिर बचा सकें। और अगर हेलमेट नहीं है तो मोटी शॉल या टॉवेल भी यूज कर सकते हैं। फिर एक यूवी गॉगल्स, ताकि विस्फोट की चमक और रेडिएशन से हम अपनी आंखों को बचा सके। फिर रबर के दस्ताने, जिससे हम अपने हाथों की रक्षा कर पाए। फिर एक डक्ट टेप या प्लास्टिक की मोटी शीट, जिससे हम अपने घर को सील कर सकें। फिर आपको याद हो, अभी कुछ समय पहले जब रूस ने परमाणु बम की धमकी दी थी, तब यूरोप में एक दवाई की बहुत डिमांड आई थी और लगभग सभी मेडिकल में वो दवाई खत्म हो गई थी, जिसे पोटेशियम आयोडाइन की गोलियां कहते हैं। इस बारे में आप अपने फैमिली डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं। यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन यह गोलियां थायराइड को रेडियोथर्मी आयोडीन से बचाने के लिए काम आती है। तो यह मेडिकल स्टोर से ले ले, और ऐसे हालातों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका यूज करना भी जरूरी है। इसके अलावा आपकी किट में एक लाइट टॉर्च और एक एक्स्ट्रा बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि धमाका दिन में होगा कि रात में उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए ये काम आ सकती है। और भारत जैसे देश में सोलर टॉर्च भी अच्छा ऑप्शन है। फिर आपके किट में नॉन पेरिशेबल खाना यानी डब्बा बंद खाना, जैसे बिस्किट, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, खाखरा या पूड़ी, जो भी जल्दी से खराब ना हो वैसा खाना होना चाहिए। और बोतल बंद पानी भी, जो कम से कम 3 दिन तक चल पाए उतना पानी भी उसमें होना जरूरी है। फिर अगर कोई बीमारी से पीड़ित है तो उसकी दवाइयाँ, और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी आपकी किट में एक छोटी सी फर्स्ट एड किट रखना जरूरी है, जिसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम,
पेन किलर और जख्मों के लिए पट्टियां होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में आबादी के हिसाब से संसाधन कम पड़ जाना स्वाभाविक है, तो ऐसे हालत में हमें अपने घर की चीजों का जुगाड़ करना होगा। जैसे अगर हमारे घर में प्लास्टिक शीट नहीं है तो उसकी जगह पर हम पुराना रेनकोट या तिरपाल यूज कर सकते हैं। अगर रेडियो नहीं है तो मोबाइल में ऑफलाइन रेडियो ऐप रखें ताकि आपातकालीन खबरें हम तक पहुंच पाए, और ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हमारी जान बचा सकती है। और यह सब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में आम नागरिकों के लिए परमाणु शेल्टर या बंकर्स की संख्या लगभग ना के बराबर है। बाकी दुनिया के दूसरे देशों में जैसे स्विट्जरलैंड में उनकी आबादी से ज्यादा शेल्टर है। वहां पर लगभग 114% आबादी के लिए शेल्टर है। फिर फिनलैंड में 70% आबादी के लिए शेल्टर है और स्वीडन में 81% आबादी के लिए। मतलब यूरोप के कई देशों ने अपनी आबादी के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर सिस्टम बना रखे हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई व्यापक ढांचा नहीं है, जिसका कारण है आर्थिक बाधाएं। क्योंकि परमाणु शेल्टर बनाना और उसे मेंटेन करना बेहद महंगा है और भारत की घनी आबादी खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे शहरों में हर नागरिक के लिए शेल्टर बनाना काफी मुश्किल है। फिर भी ऐसे हालातों में कुछ स्थान और ढांचे आपातकाल में शेल्टर का काम कर सकते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो स्टेशन। क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो के कुछ अंडरग्राउंड स्टेशनों को परमाणु शेल्टर के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर विचार किया है। खास तौर पर चावड़ी बाजार स्टेशन, जो जमीन से 30 मीटर नीचे है, उसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। पर यह स्टेशन लंबे समय तक रेडिएशन फॉलआउट से नहीं बचा सकते। दूसरी ओर देश में कुछ सैन्य बंकर्स और वीआईपी बंकर्स मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और सैन्य नेताओं के लिए ही है। जैसे दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम लेके मैं वो जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर साल 2003 में बताया गया था कि वहां नीचे एक परमाणु बंकर बनाया गया है। फिर दिल्ली एनसीआर के बाहर एक दूसरा गुप्त बंकर किसी अज्ञात स्थान पर है, जहां मंत्रियों को आपातकाल में ले जाया जा सकता है। फिर हमारे डीआरडीओ ने भी कुछ शेल्टर बनाए हैं जो भारतीय सेना के लिए है, जिसमें 30 लोगों को 94 घंटे तक यानी करीब 4 दिन तक न्यूक्लियर, रासायनिक और जैविक हमलों से बचाया जा सकता है। फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ और अन्य सीमावर्ती इलाकों में 14,000 से ज्यादा बंकर बनाया गया है, जो स्थानीय परिवारों को पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी और संभावित न्यूक्लियर हमलों से बचाने के लिए है। ये बंकर 2018 से बन रहे हैं और स्टील कंक्रीट से बने हैं, जो सामान्य गोलीबारी का सामना भी कर सकते हैं। फिर भारत में कुछ निजी कंपनियां हैं, जैसे शिवलिंग सिस्टम और बंकर इंडिया, जो लग्जरी अंडरग्राउंड CBRN शेल्टर यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर शेल्टर बनाती है। जो शेल्टर अमीर लोगों, कॉरपोरेट्स और उच्च स्तरीय व्यक्तियों के लिए है, जिसमें कंपनियां ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे, NBC एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, 100 से 200 दिनों तक आत्मनिर्भर रहने की क्षमता और रेडिएशन से बचने की सुविधाएं देती है। पर इसके सटीक स्थान गुप्त रखे जाते हैं और ये लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक के हो सकते हैं, जो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर है। और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में आम नागरिकों के लिए लगभग एक भी शेल्टर नहीं है। सिर्फ कुछ दर्जन सैन्य और VIP शेल्टर है, जो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे लिए परमाणु धमाके के दौरान कंक्रीट या ईंट से बनी इमारतें जैसे मॉल, स्कूल या सरकारी भवन अस्थायी शेल्टर का काम कर सकते हैं, या फिर बिना खिड़की वाले घर के अंदरूनी कमरे हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा भारत में बेसमेंट कम है, लेकिन अगर उपलब्ध हो तो वे रेडिएशन से कुछ हद तक बचा सकते हैं। और दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में मेट्रो स्टेशन अस्थायी शेल्टर हो सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक रहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। मतलब अगर परमाणु हमला हो तो हमें घबराने की बजाय अपने घर को तैयार करना होगा, खिड़कियां दरवाजे सील करके, और कम से कम 48 घंटे तक बाहर नहीं निकलना है। और देश में संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए जुगाड़ आधारित समाधान हमें खोजने पड़ेंगे।
और एकता और तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि भारत के लोग आपदाओं से लड़ने में माहिर हैं। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद है ना, और ये ताकत न्यूक्लियर इमरजेंसी में भी काम आएगी। फिर परमाणु धमाका हो गया और आपने खुद को बचा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब खतरा टल चुका है, क्योंकि जिस शहर में यह धमाका होगा वहां पर पहले हफ्ते में खाना, साफ पानी और शेल्टर की कमी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और भारत की घनी आबादी और सीमित संसाधनों की वजह से रेडिएशन से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलेगी, जैसे डायरिया, इन्फेक्शन और स्किन के रोग। दूसरी ओर जब विस्फोट से उठी राख और धूल सूरज की रोशनी को रोक देगी, तो उससे अचानक न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा, जिसमें तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। और जो लोग जिंदा बचेंगे वे लोग उस खंडहर शहर में खाना, पानी और दवाइयां ढूंढेंगे, जिस दौरान हो सकता है कि वे कानून व्यवस्था का पालन भी ना करें। ऐसे में लूटपाट होना भी संभव है। यानी परमाणु धमाके के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग भूखमरी, बीमारी और रेडिएशन सिकनेस की वजह से मरते रहेंगे। और हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपको ये पता होगा कि वहां पर आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी हवाओं में आज भी वो परमाणु रेडिएशन पाया जाता है। तो परमाणु विस्फोट के बाद रेडिएशन फॉलआउट ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये हमारे शरीर को अंदर से खाने लगेगा। मतलब अगर आप परमाणु विस्फोट के करीब हैं तो धमाके के गामा और न्यूट्रॉन की किरणें हमारे शरीर से होकर गुजर चुकी होगी, जिससे हमारे डीएनए और कई सेल्स को नुकसान हुआ होगा। पर अगर हम 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर होंगे तो धमाके का तुरंत प्रभाव शायद हमें ना हो। फिर एक होता है प्रोड्रोमल फेज, मतलब परमाणु विस्फोट के बाद के जो पहले 24 घंटे होते हैं उसे प्रोड्रोमल फेज कहते हैं, जिस दौरान हमें रेडिएशन सिकनेस के पहले लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे उल्टी, दस्त और थकान। और अगर हमने रेडिएशन फॉलआउट में गलती से सांस ले ली तो ये लक्षण और खराब होंगे। फिर दूसरा होता है मैनिफेस्ट इलनेस फेज। विस्फोट के बाद का जो पहला हफ्ता होता है उसे मैनिफेस्ट इलनेस फेज कहते हैं। तो इस दौरान रेडिएशन के कारण हमारे खून की कोशिकाएं बनना कम हो जाएगी, जिससे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और गंभीर थकान होगी। दूसरी तरफ हमारे हॉस्पिटल पहले से ही ओवरलोड होंगे, तो ऐसे में हमें खुद को हाइड्रेट भी रखना पड़ेगा। फिर धमाके के बाद के पहले 6 महीने में रेडिएशन के कारण हमारे बाल झड़ सकते हैं, हमारी स्किन पर छाले, पिगमेंटेशन या रंग बदल सकता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ेगा। और अगर हमने पोटेशियम आयोडाइन की गोलियां ली होगी तो हमारी थायराइड शायद सुरक्षित हो, लेकिन ये गोलियां पूरे शरीर को नहीं बचा सकती। और अगर इसके लंबे असर की बात करें, मतलब 10 साल बाद के, तो रेडिएशन से डीएनए डैमेज की वजह से कई लोगों को ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर और दूसरे कैंसरों का खतरा बढ़ेगा। फिर दिल, फेफड़े और किडनी में क्रोनिक डैमेज हो सकता है और हमारी प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। मतलब इसके बाद रेगुलर चेकअप जरूरी बन जाएगा। ऊपर से भारत में मेडिकल सुविधाएं पहले से ही कम है, ऐसे में रेडिएशन सिकनेस का इलाज बड़ी चुनौती होगी। इसी कारण से रेडिएशन फॉलआउट से बचना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब अभी तक हमारे देश ने कोई परमाणु हमला देखा नहीं है, वैसे हम देखना चाहते भी नहीं है, पर यह मुसीबत जब आएगी तो हमें पूछ कर नहीं आएगी। अभी दुनिया का माहौल ऐसा है कि ये जब होगा तब अचानक से होगा। ऐसे में हम अभी से तैयारी कर सकते हैं और भारत के हालातों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप भी उठा सकते हैं, जैसे अपने घर, स्कूल, ऑफिस या बाजार के आसपास हमें कुछ मजबूत इमारतें ध्यान में रखनी चाहिए और अपने परिवार के साथ एक इमरजेंसी प्लान भी बनाना चाहिए। मतलब अगर हम ऑफिस में हैं और हमारे बच्चे स्कूल में, तो हम सबको कहाँ मिलना है उस बारे में पूरे परिवार को पता होना चाहिए, क्योंकि धमाके के बाद आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। फिर आपातकालीन किट, जिस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। फिर अपने मोहल्ले में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि जितने लोग जागरूक होंगे उतना कम डर होगा। और आखिर में यह भी जान लेते हैं कि परमाणु हथियार कितने ताकतवर होते हैं।
तो 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय बम 15 किलो टन का था, जिसने 80,000 लोगों को पल भर में मार दिया था। पर आज के हथियार जैसे रूस का जार बम जो कि 50 मेगा टन का है, मतलब लिटिल बॉय से हजारों गुना ताकतवर, और भारत के परमाणु हथियार जो 10 से 50 किलो टन के बीच के हैं, जो एक इलाके में ही तबाही मचा सकते हैं, लेकिन ग्लोबल पावर की तुलना में ये बहुत छोटे हैं। पर हमें खतरा पाकिस्तान और चीन से है। तो पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा परमाणु बम है वो है 25 से 36 किलो टन का, यानी हिरोशिमा में जो बम गिरा था उससे डबल ताकतवर है। फिर चीन का सबसे बड़ा परमाणु बम 1967 में टेस्ट किया गया था, जिसकी ताकत थी 3.3 मेगा टन, यानी हिरोशिमा बम से 220 गुना ज्यादा, जो एक हाइड्रोजन बम था। और आज चीन के पास क्या कुछ है उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी निजी जानकारियां कभी बाहर नहीं आती। पर दुनिया को इतना जरूर पता है कि चीन के पास भी 600 परमाणु हथियार है। फिर भारत ने 1974 और 1998 में पोखरण में परमाणु टेस्ट किए, जिसने हमें परमाणु ताकत बनाया। लेकिन हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहला हमला नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई हम पर हमला करता है तो हमारा जवाब तगड़ा होगा। और भारत हमेशा परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करता है, क्योंकि यह धरती महात्मा गांधी, भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध की है, जहां से हम दुनिया को शांति का पैगाम देते आए हैं। लेकिन जब तक परमाणु हथियार दुनिया में है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अब परमाणु युद्ध की कल्पना है तो काफी डरावनी, पर यहाँ पर मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको तैयार करना है। और हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि युद्ध की जगह अमन यानी शांति बेहतर है। और हम ये चाहते भी हैं कि परमाणु युद्ध सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाए, पर यह सब हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए दुनिया का कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, और पाकिस्तान आज उसी जगह पर खड़ा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।